तमाम लोग का कहना है कि महिलाएं राजनीति में बिस्तर शेयर करे बिना अपनी जगह नहीं बना सकती। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर होना पड़ा उनको मोदी के साथ। प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में कुछ महिलाएं थी जो प्रधानमंत्री महिला का फोन बंद करा के और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ऑब्वियसली यू हियर इट। अंबिका सोनी जो इतने टाइम से उन्होंने कांग्रेस में काम किया, संजय गांधी की बहुत करीबी मानी जाती, उन्होंने भी इस किताब में बहुत जगह ये बोला है। रागिनी नायक जब वो पहली बार चुनाव लड़ी थी डूसू का, तो उनका कहना था कि जब वो वोट मांगने जाती थी तो लड़के उनसे बोलते थे कि वोट देंगे लेकिन पहले हाथ मिलाना पड़ेगा। शीला दीक्षित के बारे में ऑपोजिशन से ज्यादा उनके खुद के पार्टी वाले वो उड़ाते थे, 8 PM नो CM। वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके बारे में तो कांग्रेस ने पूरा मुहिम छेड़ी थी, क्यों आपने कभी ड्रिंक एंजॉय नहीं किया। तो स्मृति ईरानी काफी अच्छा काम किया, लेकिन इधर हम देखने की वो हाशिए पर है। क्या वजह है स्मृति ईरानी के साइडलाइन होने की? वो एज नॉर्मल कार्यकर्ता काम कर रही थी। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से। उनकी बेटी बहुत ही छोटी थी, आई थिंक कुछ महीने की थी, तो वो क्या करती थी कि बच्चों को सुला के उसके बाद वो रात को शूटिंग करती थी। वक्त आ गया है आपसे फिर मिलने का। फिर फ्लाइट पकड़ती थी और दिन में वो पार्टी का काम करती थी, और कई बार ये उसको ऑपोजिट करती थी। हो सकता है कि वापस कम बैक करें। और पॉलिटिक्स में तो कहा ही जाता है कि कभी एक मशहूर डायलॉग है ना वो राजनीति मूवी का, कि राजनीति में कभी किसी को मरा नहीं समझना चाहिए। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आप ये करेंगे कंगना रनौत को एज ए राजनेता या एज ए पॉलिटिशियन वो उस तरीके से नहीं है जैसे कि उनको होना चाहिए। जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं कंगना रनौत से, तो वो बीच में जैसे बात करती हैं तो किसी को डांट देती हैं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। कैमरा बंद कर दो, इस एंगल से नहीं लेना, इस एंगल से लो। नहीं, जब मैं बात कर रही हूँ मेरी फोटो नहीं लेनी, आप बाइट ले सकते हैं। वेरी पर्टिकुलर बिकॉज दे आर स्टार्स। देखिए, दे आर नॉट MP। खासकर जब आप प्रवेश वर्मा जैसा एक शख्स सामने खड़ा था जो रूटेड है ग्राउंड पे, बहुत काम किया, बड़ी जबरदस्त उनकी फॉलोइंग है, और सडनली आप देखते हैं कि रेखा गुप्ता बन जाती है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि ऐसे में CM जैसा पद, उसको उसका जो जिम्मेदारी आती है उनको निभाना कितना मुश्किल और कितना आसान है। ये बात मेरी जो मैं कहने जा रही हूँ किसी को पसंद नहीं आएगी। मैंने दिल्ली को ना 100 से 0 होते हुए देखा है। हम महिलाओं में जो भी मौजूदा सांसद हैं उसमें से किसको आप मानते हैं कि वो सबसे इंटेलिजेंट है? ममता बनर्जी को उड़ने का फोबिया है जहाज में। मायावती जी इतनी डरी हुई थी, गवर्नर के पास गई और उन्होंने कहा आज रात मुझे यहाँ रुकना है राजभवन में। तो राजभवन का एक कमरा खुलवाया गया, तैयार कराया गया, और वो वहाँ रात को रुकी। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो दबंग तो नेता बहुत होते हैं, पर कहीं ना कहीं सबको थोड़ा झटका तो लगता ही है। 33% आरक्षण जो मिलेगा तो महिलाओं के हक में होगा, या फिर जैसे कि हमने पंचायत में देखा FIR दर्ज होगा गांव के प्रधान के ऊपर। क्या हुआ प्रधान जी? प्रधान जी सच में प्रधान है कि वहाँ भी प्रधान जी जो है वो कोई मेल ही होगा। यानी यहाँ भी अगर संसद में महिला पहुँचेगी तो कहने के लिए MP वो होगी। आप इन्हें सस्पेंड काहे कर रही हैं? क्योंकि इनकी हाजिरी में आपकी जगह आपके पति झंडा फहराने वाले थे। लेकिन असली राजनीति उसका पति कर रहा होगा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं निधि शर्मा। निधि इकोनॉमिक टाइम्स की पॉलिटिकल एडिटर हैं, और निधि का आज यहाँ हमारे साथ होना इस मायने में खास है कि इन्होंने हाल में एक किताब लिखी है, शी द लीडर वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो किताब है इसमें इन्होंने देश की 17 टॉप पॉलिटिशियंस को, वेमेन पॉलिटिशियंस को कवर किया है, और उनके बारे में ऐसी चीज़ें लिखी जिन्हें हम जानते हैं, ऐसी चीज़ें भी लिखी जो हम नहीं जानते या हमने कभी नहीं सुना। तो बहुत बहुत स्वागत है निधि आपका। थैंक यू प्रियंका। निधि, बताएं कि सुब्रमण्यम स्वामी है, मधु किश्वर है, उसके अलावा एक और नेता थी जो कि जिनका भी वीडियो वायरल हो रहा था। ये तमाम लोग का कहना है कि महिलाएं राजनीति में बिस्तर शेयर करे बिना अपनी जगह नहीं बना सकती। आप तो चूंकि सत्ता के गलियारों में काफ़ी नज़दीक रही हैं, बहुत लंबे समय से हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आपकी ओपिनियन क्या है, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जहाँ आपने वाकई इस चीज़ को महसूस किया हो? महिलाओं के लिए कौन सा क्षेत्र आसान है प्रियंका? ठीक आप है, कहीं पे भी देखें, चाहे एस्ट्रोनॉट हो, चाहे टीचर हो,
चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में हो, महिलाओं के लिए कौन सा रास्ता आसान है। आप खुद जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। मैं इलेक्शंस के कुछ कवर करने के लिए या दूसरी सोशल इश्यूज़, कोई भी स्टोरीज़ कवर करने के लिए बहुत बार बाहर जाती हूँ, गाँवों में जाती हूँ, बहुत लंबा सफ़र रहता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हों हम, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं बहुत बेसिक्स हम लोगों के पास नहीं है। आप बताइए, जब आप बाहर जाते हैं आपको संकोच नहीं होता कि यहाँ पे मुझे टॉयलेट मिलेगा कि नहीं। साफ सफाई की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। मुझे ये लगता है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो दुनिया की नज़र में ज़्यादा आते हैं। तो ये जो बातें होती हैं जो काफ़ी क्षेत्रों में ढाकी जाती हैं वो ढक नहीं सकती हैं, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये चीज़ें बाहर ज़्यादा आती हैं जब आप पॉलिटिशियन रहते हैं। और क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपका जो कॉन्डक्ट है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका चाल चलन है, वो जो होता है वो लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। और वो बाहर चर्चा में भी ज़्यादा आता है क्योंकि वो लोग वेल नोन हैं। आप बताइए, अगर कोई महिला रात के 11 बजे कांग्रेस के दफ्तर बिना संकोच के जा सकती है? नहीं। चाहे वो जर्नलिस्ट हो, अपने काम के लिए हो, चाहे वो टिकट मांगने के लिए टिकटार्थी हो, उसका वहाँ जाना, और अगर वो किसी अपने मेल मेंबर के साथ ना हो तो उसकी तरफ जिस तरीके से देखा जाएगा वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है। हमारे समाज का जो नज़रिया है वो रिफ्लेक्ट करता है और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। लेकिन निधि, मेरा सवाल अभी भी वही है, क्योंकि आपने इतने पास से इतने नेताओं को देखा है, कवर किया है, बड़े बड़े नेताओं को, बहुत वक्त आपका बीता है, नेताओं के काफ़ी करीबी रही हैं आप, बिकॉज आपका प्रोफेशन, आपका काम हो रहा है। तो मैं ये बार बार क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, और किसी आम आदमी पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहे हैं, बड़े लोगों पे आरोप लग रहे हैं, ऐसे में ये सवाल, चूंकि इससे एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये महिलाओं को राजनीति से दूर रखने का एक षड्यंत्र भी हो सकता है, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। और दूसरी बात तो है कि जो आरोप लग रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये सच है। तो दोनों ही स्थिति में महिलाओं के लिए ही खतरा है। अगर वाकई ही महिलाओं के लिए खतरनाक है तो भी दिक्कत है, और षड्यंत्र है तो भी दिक्कत है। कहीं ना कहीं उन्हीं को पीछे धकेला जा रहा है। तो मैं फिर वही जानना चाहूँगी कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपने भी सुनी हो इस तरह की बातें कि वाकई महिलाओं को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? जब मैं किताब के लिए रिसर्च कर रही थी तो स्मृति ईरानी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझसे शेयर की थी कि जब किसी महिला को compete करना होता है, किसी आदमी को महिला के साथ compete करना होता है, तो वो क्या करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बहुत ही इजी है किसी महिला के चरित्र के ऊपर कैरेक्टर को असैसिनेट करना। तो वो तो बहुत इजी होता है। अंबिका सोनी, जो इतने टाइम से उन्होंने कांग्रेस में काम किया, संजय गांधी की बहुत करीबी मानी जाती थी, उन्होंने भी इस किताब में बहुत जगह ये बोला है कि फॉर अ मैन, दिस वाज हर कोट, फॉर अ मैन टू पुल डाउन अ वुमन इज नॉट टू रन फास्टर देन हर, इज टू जस्ट पुल हर डाउन एज फार एज अ कैरेक्टर इज कंसर्न्ड। सो यानी कि अगर मुझे आपको हराना है और तो मुझे आपसे तेज नहीं दौड़ना, मुझे आपको मेरिट के ऊपर नहीं हराना है, मुझे तो सिर्फ आपको आपके चरित्र के ऊपर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगाना है, और कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे। या तो फिर मेरी फैमिली रोक लेगी या तो फिर मैं खुद अपने आप को रोक लूँगी। पर कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि मेरे काम से ही मुझे जाना चाहिए, राइट? हाँ, नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, हमने कैरेक्टर सिर्फ औरतों के ऊपर ये क्यों इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि ये कैरेक्टर को संभालना औरतों का ही जिम्मेदारी है। क्यों हम लोग इसके बारे में अभी भी, हम 21वीं शताब्दी में अभी भी ये बातें कर रहे हैं, क्यों? और इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम मीडिया की भी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। बहुत टाइम जब यूपीए सरकार में थी, की सरकार चल रही थी, तब मुझे अभी तक याद है दिग्विजय सिंह का एक रिमार्क था जो हम लोग ने ऐसा उछाल के किया था। उन्होंने कहा था इनके बारे में,
सॉरी मीनाक्षी नटराजन के बारे में कि एकदम 100% टंचमाल हैं ये। तो टंचमाल का क्या मतलब होता है कि उनको जौहरी अगर परखे तो वो बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल उनका वो बिल्कुल सही है। ये एक नॉर्मल सी लैंग्वेज है अगर आप देखा जाए। लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि गूगल कर लें कि टंचमाल का मतलब क्या होता है। और हम लोग ने वो मीडिया ने सब चैनल्स में माल कहा करके वो कर दिया। कुछ ने थोड़ी जहमत उठाई पूरा रिमार्क प्ले करने की, लेकिन हमने पूरी दोपहर, मैं उस टाइम कांग्रेस ऑफिस में थी, पूरी दोपहर हम लोग ने उसमें निकाल दी। दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा, उसको सेक्सिस्ट रिमार्क कहा गया था। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो हमें सेंसेशनल चीजें करने का बहुत बहुत शौक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर भी है। तो अभी आप देखिए कि अंबिका सोनी के कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। उनकी प्रॉक्सिमिटी जो थी संजय गांधी की साथ, उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे कि मैंने उनको कहा कि आपके ऊपर सवाल उठाए जाते थे, क्या आपको इम्पैक्ट करता था? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आवाज़ उठा के संजय गांधी को चैलेंज कर सकती थी। लोग डरते थे संजय गांधी से, तो मेरे बारे में उनको लगता था कि क्या पता कुछ और बात है, प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है। तो ये बहुत इजी है, ये बहुत आसान तरीका है किसी को पुल डाउन करने का। आप बताइए, अगर आप दफ्तर जाएं और ऑफिस जाएं और आपका दिमाग सिर्फ इसी में, काम की जगह सिर्फ इसी में बीतता रहे कि मैंने क्या पहना हुआ है, मेरी हंसी कैसी है, क्या मैं ये पोर्ट्रे कर रही हूँ कि ठीक है कि नहीं, तो कितना काम कर लेंगे आप? तो ऐसा ही है, इट्स अ वर्क प्लेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में ये है, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। मुझे लगता है कि जो टाइम हम देखते नहीं है कि वो एक 24/7 नौकरी है। आप जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों की घुसपैठ आपके बेडरूम तक होती है। आप उनको मना नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ नहीं आइए। ये बहुत बड़ी बात है, हम नहीं रियलाइज ही नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली मैं आपका ही कोई पुराना इंटरव्यू सुन रही थी, तो उसमें आपने जिक्र किया था रागिनी नायक का, जो कि कांग्रेस नेता हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई हैं। तो उन्होंने आप बताया कि उन्होंने शायद आपके साथ शेयर किया था कि जब वो पहली बार चुनाव लड़ी थी डूसू का, तो उनका कहना था कि जब वो वोट मांगने जाती थी कॉलेज के अंदर, हॉस्टल के अंदर, तो लड़के उनसे बोलते थे कि वोट देंगे लेकिन पहले हाथ मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे नॉर्मल हाथ मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आप एक वुमेन हैं, आप एक लड़की हैं और फिर आपको हाथ मिलाना पड़ेगा तभी वोट मिलेगा, तो ये ऑब्वियसली किसी के लिए भी ये गलत हो सकता है, उसको ख़राब लग सकता है और लगना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बाकी प्रोफेशन में भी, कि अगर कोई ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार और दूसरी तैयार नहीं है, तो हमेशा सफ़र उसको करना पड़ता है जो तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल सिर्फ महिलाओं पर क्यों? मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो दो लोग इन्वॉल्व हैं। अगर किसी पे भी आरोप लग रहा है तो फिर महिलाओं का ही जिक्र बार बार क्यों आता है? जो पुरुष है तो उस पर भी जिक्र होना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो आपके ओपिनियन इस बारे में? वही सेम बात कि महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है समाज ने कि वो एक टॉर्च बेयरर हैं कैरेक्टर के ऊपर, राइट? अच्छा, अब आप बताइए, आप सुबह अपने घर से निकली होंगी तो आपने सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें आपके घर में, आपके पीछे से, ये आपने इंश्योर किया होगा। बिल्कुल, राइट? क्या आपके पति ने इंश्योर किया? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स हम लोग, वही वाली बात है ना कि हम लोग वैसे बने ही हैं। नहीं, पता कि पहले वही, ये रोल किसने दिया आपको? नहीं, आई थिंक मुझे तो किसी ने दिया, मेरे खुद की चॉइस है। हाँ, लेकिन आप एक चीज ध्यान से, अब कभी आप सोचिएगा, जब मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लग गए, मैंने अपने में ये नोटिस किया, जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में मैं उनसे बात करती हूँ वो वही है। और अब तो क्योंकि टीनेजर्स हो गए हैं, तो जो मेरे मदर के फ्रेजेस थे वही मैं यूज करती हूँ। ये आप अपने में ध्यान देना, जो उनकी लैंग्वेज होती थी वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो यू बिकम योर पेरेंट, राइट?
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये जो रोल है सबकॉन्शियसली आपने लिया, या आपकी चॉइस थी या नहीं थी वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो आपको पता है, बट यू सॉ इट द वे यू स्टिल रन योर हाउस होल्ड, बट यू सॉ इट। क्यों बोलते हैं कि बच्चे बंदरों की तरह होते हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमसे सीख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप हमेशा ये देखिएगा, धीरे धीरे हम काफ़ी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो हम देखते हैं कि ये बच्चा क्यों कर रहा है, कहाँ से सीख रहा है। अगर छोटा है 2-3 साल का, तो आप ध्यान से देखिएगा मैनरिज्म्स वो आप ही से ले रहा है। अगर क्या बोलते हैं व्हेनेवर पीपल से ना बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप अपने फ़ोन से हट के पढ़ रहे हैं? ये तो एग्री, पेरेंटिंग का ये सबसे बड़ा रूल है कि आपको कहना नहीं है, पर यू हैव टू डू दैट, ओनली दे विल फॉलो यू। तो आपने एक बहुत वाइटल सवाल पूछा कि ममता बनर्जी के ऊपर ये सवाल क्यों नहीं उठा। तो ये कोई ममता बनर्जी की महानता नहीं है, या सवाल उठाने वाले की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। मुझे ये लगता है कि हम इस चीज़ को तवज्जो दे के उसको और परपेचुएट करते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात, हमेशा आपने ये एक बहुत ही अहम बात की कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता वो सफ़र करता है। नहीं, I have always felt that if you are hardworking and if you have talent anywhere in any profession, you might gain if you employ. शॉर्टकट तो नहीं होगा, ये है कि आपकी जर्नी लंबी होगी, स्ट्रगल ज्यादा होगा, बट ऑफ कोर्स यू विल अचीव। देखिए, आपने किसी भी जो भी एक करियर होता है, उसकी जो जर्नी होती है वो 35-40 साल की होती है एटलीस्ट, राइट? आप 20-25 साल से अपने करियर पे वर्क करते हैं, आप 65-70 तक, आजकल की डेट में 65-70 तक काम करते हैं, तो उसमें यू विन सम यू लूज सम। और पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है, हम सिर्फ सक्सेसफुल मॉडल्स देख रहे हैं। हम ममता बनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं अभी। ममता बनर्जी की जो मतलब क्या पता हम उनसे ये बात कर सकें कि ममता बनर्जी की स्ट्रगल्स कितनी हैं। आप मेरी किताब पढ़िएगा ज़रूर, उसके अंदर ममता बनर्जी के फोबिया, कि ममता बनर्जी को उड़ने का फोबिया है। थोड़ी सी भी टर्बुलेंस होती है जहाज़ में तो उनका मन बहुत ही, शी सो बोल्ड, लेफ्ट के रूल को, 30 साल से ऊपर के रूल को हटाना। आप इसमें उन्होंने किस तरीके से पार्टी फॉर्म की। मैंने उनके बहुत ही करीबी नेताओं से बात की कि उन्होंने जो पार्टी फॉर्म की, सबको पता है कि उनके सर पे आयरन रॉड लगी थी, ठीक है, मारी गई थी, और उन्होंने पट्टी, कब तक उन्होंने कैंपेन किया हुआ है। तो वो स्ट्रगल्स कम नहीं, स्ट्रगल की बात नहीं हो रही थी, जिसे आपने ममता का जिक्र किया, क्योंकि मैंने आपकी किताब के कुछ हिस्से ऑनलाइन पढ़े हैं, तो इसीलिए चूंकि उसमें जो ममता का आपने जिक्र किया है, तो उसमें भी एक तो है फोबिया, जो कि किसी भी इंसान में किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, राइट? आपका कुछ हो सकता है, मेरा कुछ हो सकता है। तो ममता का भी ऑफकोर्स, अगर आप हाइट से बता रही हैं या फ्लाइट से उनको लगता है। अब दूसरा है कि क्या उनको ये लगता है कि इसके पीछे एक षड्यंत्र हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फोबिया तो किसी को किसी भी चीज़ से हो सकता है, हाँ, लेकिन आप हमेशा इसलिए डरें कि आपके जो दुश्मन है, सो कॉल्ड, या फिर जो भी राइवल आपके हैं जी, वो आपके साथ कुछ ऐसा ना कर दें कि आपके कभी क्रैश करा दें, कुछ करा दें। वो एक दूसरे तरह का डर है। तो कौन से डर की बात कर रही थी आप ममता के अंदर? ममता के अंदर ऑब्वियसली एक डर है, अभी भी फ्लाइंग का जब तक था वो डर है। पर देखिए, जब आप उस मुकाम पे पहुंचते हैं जिस मुकाम पे ये लीडर्स हैं, यू हैव अ लॉट टू लूज, राइट? यू हैव अ लॉट टू। कहते हैं ना कि जब आप सत्ता में क्या, कहीं भी जब आप टॉप पे होते हैं तो आप अकेले होते हैं किसी भी फील्ड में। जी। तो जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो यू हैव अ लॉट टू लूज। अच्छा, तो ये बताइए कि चूंकि मैं ये सवाल बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि आपने बहुत पास से देखा। देखिए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ऑब्वियसली यू हियर इट, एंड इन ऑल फील्ड्स यू हियर इट। सो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ मैंने शुरू में ही ये बोल दी थी कि पॉलिटिक्स में उभर के आता है क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात है कि क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो इनका कॉन्डक्ट वैसा होना चाहिए जैसे कि राइट, बिकॉज़ ये चीज जब फिल्म स्टार्स के साथ आती है, हाँ, तो हम बोलते हैं इनकी तो दुनिया ही ऐसी है, तो इनके यहाँ तो सब चलता है, तो हम यही बोलते हैं, राइट? तो पॉलिटिक्स में क्योंकि इनका जो
पॉलिटिशियंस का जो कॉन्डक्ट होता है, हम सोचते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, तो इनको उस तरीके से रहना चाहिए, बिल्कुल पाक होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए, उनको सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। क्यों इतने ज़्यादा अटायर के बारे में बात होती है? जब राहुल गांधी सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स अगर पहन लेते हैं तो क्यों लोगों को खलता है? क्योंकि हमने अपने नेताओं को हमेशा सफ़ेद धोती, सफ़ेद पजामा और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए देखा है। तो पार्टी कर लेते हैं तो भी फिर हाँ, तो वो चर्चा हो जाती है कि क्यों हम अपने नेताओं को, ये तो एक बहुत बड़ी रिसर्च टॉपिक होनी चाहिए कि क्यों हम अपने नेताओं को चाहते हैं कि क्यों? आप भी तो मूवीज देखने जाते हैं। मुझे याद है शीला दीक्षित हमें कई बार नोएडा के वेव सिनेमा में दिखती थी। जब वेव सिनेमा शुरू में शुरू हुआ था तो वो और उनकी दोनों सिस्टर्स हमें दिखती थी वेव सिनेमा में मूवीज के लिए। तो क्यों हमें लगता है अरे पूरे टाइम काम ही करना चाहिए क्या इनको? दूसरी बात होती है कि औरतों को ये तो शराब पीती हैं, तो अरे 8 बजे के बाद मतलब कितनी बारी कुछ पॉलिटिक्स, इवन आई रिमेम्बर ये शीला दीक्षित के बारे में उड़ाया जाता था। ऑपोजिशन से ज्यादा उनके खुद के पार्टी वाले उड़ाते थे। 8 PM नो CM। वसुंधरा राजे सिंधिया क्लासिक एग्जाम्पल, उनके बारे में तो कांग्रेस ने एक पूरा मुहिम छेड़ी थी, 8 PM नो CM। क्यों आपने कभी ड्रिंक एंजॉय नहीं किया एज अ, सो इट्स ओके फॉर मेन टू ड्रिंक एंड फॉर विमेन टू ड्रिंक, दैट्स नॉट ऑन। तो वी आर व्हाट आवर सोसाइटी इज। अभी हम लोगों ने फिल्म वालों का जिक्र किया था, तो स्मृति ईरानी जो कि फिल्म इंडस्ट्री से आई थी और फिर राजनेता के तौर पे भी काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि वो हाशिए पर हैं। सिर्फ एक इलेक्शन उन्होंने हारा और उसके बाद वो साइड लाइन हो गई। क्या लगता है आपको, क्या वजह है स्मृति ईरानी के साइड लाइन होने की? देखिए, पहली बात मैं उनको कभी भी राइट ऑफ नहीं करूँगी, बहुत दबंग नेता हैं। और हम समझते हैं जो आप काफ़ी बार देखेंगे कि फिल्मी जगत से है, अरे टिकट तो ऐसे ही मिल गई, किसी ने उनका स्ट्रगल नहीं देखा। तो उनके करीबी भी बताया उन्होंने भी, जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया इस किताब के लिए, उन्होंने भी बताया कि कैसे उनको प्रमोद महाजन ने रोप इन किया था। उस टाइम राजस्थान में उनकी ड्यूटी लगी थी। वो एज नॉर्मल कार्यकर्ता काम कर रही थी। उनकी बेटी बहुत ही छोटी थी, आई थिंक कुछ महीने की थी। तो वो क्या करती थी कि बच्चों को सुला के उसके बाद वो रात को शूटिंग करती थी और दिन में फिर फ्लाइट पकड़ती थी और दिन में वो पार्टी का काम करती थी। और कई बार ये उसको ऑपोजिट करती थी कि पूरी दिन शूटिंग करती थी, बच्चों को फिर देखती थी और फिर वो पार्टी का काम करती थी। तो किसी ने स्ट्रगल नहीं देखा। हम लोग, आप अपने साथ भी देखिए ना, लोग बहुत बार स्ट्रगल किसी का देखते नहीं है हम लोग, और हमें लगता है वो हाशिए पे हैं। हम छोटी छोटी चीजें नहीं देखते। फिलहाल तो मतलब उस तरीके से लाइमलाइट में नहीं है, साइड हो सकता है कि वापस कम बैक करें। और पॉलिटिक्स में तो कहा जाता है कि कभी एक मशहूर डायलॉग है ना वो राजनीति मूवी का, कि राजनीति में कभी किसी को मरा नहीं समझना चाहिए। तो अग्रीड, मैं ये मानती हूँ। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का बोर्ड बना, ये चीज़ें सुर्खियों में नहीं आती हैं, इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि जब बना तो कौन है पॉलिटिशियन उसमें? स्मृति ईरानी। और हम बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन जो कल्चर एक मंत्रालय है, कल्चर जो हमारे इंटरवेंशंस हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो वो हैं उन कमिटीज़ पे। हम सिर्फ देख लेते हैं अच्छा MP नहीं है, अच्छा MLA नहीं है। अभी आप देखिए उनके जो क्लोज लिंक्स हैं RSS से, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक इलेक्शन तो पहले भी हारा था ना अमेठी में, फिर जीता था। तो हम तब तक क्यों फॉलो करते हैं कि जीतने तक ही क्यों फॉलो करते हैं किसी को? बट निधि, आप ये तो मुझसे एग्री करेंगे कि बीच में जो स्मृति ईरानी का जो कद था वो फिलहाल नहीं है। देखिए, जब कोई इलेक्शन हारता है या कोई कैबिनेट से हटता है तो हम तो यही मानेंगे ना उनका कद छोटा हो गया। तो पर पॉलिटिक्स क्या, आपके करियर में भी तो उतार चढ़ाव रहते हैं। प्रमोशंस तो हमें मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, पर हमारी करियर ट्रैजेक्टरी कम नहीं हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, अगर आप, मुझे जो ये लगता है कि
हम आज विमेंस रिजर्वेशन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों होता है जो हारे हुए इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर हम औरतों को ही क्यों फील्ड करते हैं? आपको 1998 सुषमा स्वराज दिल्ली, क्यों उनको लाया गया? राइट, बेलारी का चुनाव जो उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था, तो सोनिया गांधी के खिलाफ उनको क्यों लेके आए? क्योंकि वो औरत थी, पर वो बिल्कुल लूजिंग सीट थी। वैसे ही स्मृति ईरानी अमेठी, क्यों लाया गया उनको? वो तो हारा हुआ चुनाव था। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। कॉरपोरेट जगत में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लास क्लिफ का, जब बिल्कुल ही लूजिंग सिचुएशन होती है उसमें हम औरतों को लेके आते हैं। हर आप समझेंगे हर जो चुनाव होता है उसके टाइम पे महिला कांग्रेस, महिला बीजेपी मोर्चा अपनी एक लिस्ट देता है कि हमें ये जो महिलाएं हैं उनको टिकट दीजिए। ऐसा क्यों क्या हो जाता है कि जब बैठते हैं तो महिलाएं कहाँ लूज करती हैं? क्यों महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाता? एक विनेबिलिटी फैक्टर होता है कि हम सोचते हैं महिलाएं जिता नहीं पाएंगी, पर स्मृति ईरानी ने जिता के दिया। क्यों शीला दीक्षित थी एक ऐसी स्टेट जो HKL भगत, जगदीश टाइटलर जैसे दिग्गज नेताओं को साइड करके शीला दीक्षित बनी, और ऐसी बनी कि उन्होंने 3 टर्म्स दिए हमें दिल्ली में। 3 टर्म्स अभी तक दिल्ली में हुए नहीं है, जब से मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का खत्म होके प्रॉपर सरकार बनी। 3 टर्म्स कभी नहीं हुए हैं, लगातार टर्म्स। तो ऐसा नहीं है महिलाएं डिलीवर नहीं कर सकती, अपॉर्चुनिटी तो दीजिए आप। राइट। क्योंकि एक और नाम आता है मेरे मन में अभी, वो आता है कंगना रनौत का, क्योंकि कंगना रनौत तो थ्रू आउट एक्टिव रही फिल्म इंडस्ट्री में ही, फिर सडनली उनको टिकट मिलता है, बहुत सारे तरह तरह के बयान भी देती रहती हैं, चर्चा में रहती हैं। कंगना रनौत की जर्नी को आप किस तरह से देखती हैं एज अ पॉलिटिकल? देखिए मुझे हमेशा लगता है, मैं कंगना रनौत को भी लूँगी और मैं हेमा मालिनी को भी लूँगी, मैं स्टार्स को लूँगी अभी, ठीक है, जिन्होंने मुझे नहीं लगता है कि जैसे स्मृति ईरानी भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, स्टार थी वो घर घर में देखी जाती थी। पर मैं ये 2 जर्नीज बहुत डिफरेंट तरीके से देखती हूँ। देखिए एक चीज़ें होती है जैसे धर्मेंद्र हुए, मतलब एक चीज़ होती है कि आप स्टार्स को टिकट्स दें टू विन एन इलेक्शन, राइट, क्योंकि स्टार अपील है आपकी। चिरंजीवी ने भी एक पार्टी खड़ी की थी, अभी विजय हैं जो टीवी के अभी तमिलनाडु में, राइट, पवन कल्याण डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के। तो ये स्टार्स होते हैं जिनको जो जीतते हैं क्योंकि इनकी स्टार अपील होती है। और ये जो पार्टीज होती है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी खड़ा करा देती हैं, ये बहुत अच्छी तरह से स्टडी करती है। जैसे कंगना रनौत हुई, हेमा मालिनी, कि इनकी स्टार अपील कहाँ पे बैठेगी, कौन सी सीट है, क्या वो क्लोज सीट है, क्या वो कैसी सीट है। तो मैं कंगना रनौत, ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने जाके ग्रास रूट्स पे गांवों में जाके काम किया है। मैं एक बार एक एग्जांपल देती हूँ। ओम बिरला, उन्होंने हमें बोला कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो स्टार्स है ना, उनकी जो सब अटेंडेंस होती है और उनका जो ये होता है लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड होता है, सबसे पुअर होता है। वो सबसे कम सवाल पूछते हैं, सबसे कम डिबेट्स में वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और एक स्टार का उन्होंने नाम लिया, लेकिन हम नहीं लेंगे, तो मेल स्टार थे, पिछले लोकसभा की बात है, और उन्होंने कहा कि मैंने इनको पत्र लिखा है कि प्लीज एक आप इंटरवेंशन कर दीजिए। तो मुझे हर बार लगता है कि ऐसे में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सफ़र करती है कि आप सिर्फ स्टार अपील पे जब आपको वो मिलती है, टिकट मिलती है, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सफ़र करती है। ये मेरा मानना है। तो अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आप ये कह रही हैं कि कंगना रनौत को एज ए राजनेता या एज ए पॉलिटिशियन वो उस तरीके से नहीं है जैसे कि उनको होना चाहिए था, जैसे ग्राउंड पे काम नहीं किया। देखिए मैंने उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं देखी है, लेकिन जब भी हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं कंगना रनौत से, तो वो बीच में जैसे बात करती हैं तो किसी को डांट देती हैं, कैमरा बंद कर दो, इस एंगल से नहीं लेना, इस एंगल से लो।
नहीं, जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी फोटो नहीं लेनी है, आप बाइट ले सकते हैं। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर बिकॉज दे आर स्टार्स, देखिए दे आर नॉट MPs। कभी आपने सुना है कि मीनाक्षी नटराजन ऐसे बात करेंगी, सोनिया गांधी ऐसे बात करेंगी, इस एंगल से नहीं। देखिए सबका एक साइड प्रोफाइल होता है एंड दे आर इन द बिजनेस ऑफ लुकिंग गुड। बट हम लोगों को जब भी अभी नई पार्लियामेंट में आई हैं वो, तो नई पार्लियामेंट में आप अंदर कैमरे नहीं लेके जा सकते, तो हम सब अब स्विच कर गए हैं मोजो पे, मोबाइल जर्नलिज्म पे, तो लोग अपने मोबाइल्स पे कैच करते हैं एंड स्टार हैं तो उनका तो जज्बा ही कुछ और है, तो लोगों को एक क्रेज रहता है कि कंगना रनौत की बाइट ले ली जाए, तो पीपल जस्ट throng her, people just are around her, they want to see what sari she's wearing, how she's carrying herself, whom is she talking to, तो वो रहता ही है। she's very particular about what she's talking, अभी रुकिए, इधर से लीजिए फोटो, जब मैं बात कर रही हूँ तो स्टिल फोटोग्राफ नहीं होगी, तो बहुत बार टोकती हैं वो। हाँ, बट देखिए ना, अगर मैं एक लेमन के तौर पे देख रही हूँ या फिर मैं एक वोटर के तौर पे ही समझ लीजिए मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि जब मैं किसी को अपनी एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं किसी को सेलेक्ट कर रही हूँ या चूज़ कर रही हूँ या वोट कर रही हूँ उसके लिए, तो मुझे लगता है कि तब उसकी प्रायोरिटी लुक नहीं होना चाहिए, तब उसकी प्रायोरिटी काम होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि आपको यू विल हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स, आप इंडस्ट्री में हैं, वहाँ का भी आपको बेस्ट मिल रहा है या आपको चाहिए, और आप जब पार्लियामेंट में आते हैं तो वहाँ भी आप चाहते हैं कि सेलेक्ट होकर आ ही रहे हैं, ऑफकोर्स चुन के आ रहे हैं, लोगों ने वोट दिया तभी चुने हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो ग्लैमर के भरोसे बहुत लंबा सर्वाइवल शायद होता नहीं दिखता है। आप एक बार चुन सकते हैं, बहुत अच्छी किस्मत आती है कि शायद 2 बार, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो ये फुल टाइम या फॉर एवर तो नहीं हो सकता है। मेरा यही पॉइंट था, जब आपका 35 साल का करियर है तो आप हम जब देखते हैं ना कि इन्होंने ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इसके प्रिय हैं, उसके प्रिय हैं, 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, मेरिट के बिना आप किसी भी क्षेत्र में ऊपर नहीं उठ सकते। तो वो वही हर जगह होता है, जैसे आपने कहा। पर देखिए एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि जब मैं किसी के लिए वोट कर रही हूँ, लेकिन वो आप अपनी बात कर रही हैं, आप एक एजुकेटेड एम्पावर्ड वुमन हैं, आप नहीं कंपेयर कर सकती हैं अपने को किसी मंडी के एक गांव में कोई महिला है, वहाँ तो दूसरी चीज़ें होती हैं कि पुरुषों ने बोल दिया कि आप नहीं इस बार परिवार इसको वोट देगा, पंजे पे हाथ लगाएगा, बटन दबाएगा या कमल पे बटन दबाएगा, तो वो डिसीजन हो गया, राइट। तो उनका और आपका कंपैरिजन तो है ही नहीं। चूँकि जब हमने इतने सारे नाम का जिक्र किया, तो दिल्ली की, जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के जिक्र के बिना फिर अधूरी है हमारी बातचीत। तो रेखा गुप्ता ने तो खैर ग्राउंड पे काम किया, ग्राउंड पे काम इन द सेंस कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रही, बीच में एक टाइम ऐसा भी रहा कि शायद थोड़ा पीछे हट गई थी, लेकिन फिर वापस आई, और जब वापस आई तो शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने कि वो CM बनेंगी, खासकर जब आप प्रवेश वर्मा जैसा एक शख्स सामने खड़ा था जो रूटेड है ग्राउंड पे, बहुत काम किया, बड़ी ज़बरदस्त उनकी फॉलोइंग है, और सडनली आप देखते हैं कि रेखा गुप्ता बन जाती हैं। ऐसे में CM जैसा पद, उसको उसका जो जिम्मेदारी आती है, उनको निभाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है? बहुत मुश्किल है, मुझे ये लगता है बहुत मुश्किल है। वो एक अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी ना, एक दिन का CM वाला, जो जिसके अंदर अनिल कपूर को एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। मुझे लगता है कि कभी कभार हम जब क्रिटिसाइज़ करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तरों में बैठ के, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई बोले ऊपर से तथास्तु कि आप संभाल के दिखाइए हमारी पार्टी, क्योंकि जर्नलिस्ट की एक बहुत बुरी आदत होती है। नहीं, नॉट जस्ट क्रिटिसाइज, नहीं, सबसे पहले तो आप बताते हैं नेता को कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ज्ञान तो बांटते ही हैं, तो ज्ञान बांटने की इतनी आदत हो जाती है कि हम बोलते हैं कि नहीं, आपको मैं बताता हूँ कि मतलब वो आपकी नौकरी है, आप 30 साल से कर रहे हैं, लेकिन ना, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। तो मुझे कई बार डर लगता है कि हाँ, हम बैठ के यहाँ पे क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी कहीं हमें बुला लें, ठीक है, यमुना साफ करके बताओ तुम 1 साल में, फिर हम बताएंगे तुमको। नहीं तो हम फिर हम सुनेंगे ना, फिर उधर बैठ करके। तो वो बहुत बड़ी बात होती है, हाँ, कि मैं बोलूँ कि नहीं रेखा गुप्ता। पर मैं आपको ये बताऊं, जो ये बात मेरी जो मैं कहने जा रही हूँ किसी को पसंद नहीं आएगी। मैंने दिल्ली को ना 100 से 0 होते हुए देखा है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अभी रिसेंटली विजयवाड़ा में थी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इंदौर, दिल दुखता है। भोपाल अभी रिसेंटली, छोटे शहरों को देख के मुझे ये दिल दुखता है कि मैं एक दिल्ली नामक गांव से आ रही हूँ, तो बहुत दर्द होता है। तो दिल्ली को हुआ क्या, शीला दीक्षित की लेगेसी
को किसी ने इनहेरिट किया क्यों नहीं? मैं बिल्कुल यहीं पे आ रही थी कि देखिए शीला दीक्षित भी नेता हैं और अगर हम सीधा नाम लेके बात करें तो रेखा गुप्ता भी नेता हैं, लेकिन दोनों नेताओं के कामकाज में आप खुद कह रही हैं और मैं भी मानती हूँ कि ज़मीन आसमान का अंतर है और वो दिख रहा है। वो दिख रहा है, दिल्ली में भी दिख रहा है। आप देखिए बहुत अजीब लगता है मुझे, जो गायें हैं, आवारा पशु ऐसे ही बैठे रहते हैं, आपके पेवमेंट्स कब से नहीं बने हैं। मेरे खुद के सेक्टर में पिछली गर्मियों सीवर मिक्स पानी कुछ घरों को मिला, तो हवा तो है ही नहीं। इस बार आपको खुद पता होगा, चाहे आंकड़े कुछ भी कहें आप, चाहे जितना भी पानी का छिड़काव करवा लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, अक्टूबर से फरवरी जो सर्दियों के दिन हैं वो आपके यहाँ दिल्ली रहने लायक नहीं रही। मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो इतने सारे नेता, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स, इतनी बड़ी जनता जो त्राई त्राई कर रही है, जिनके बच्चे खांस रहे हैं, वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब आई फील एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, सो व्हाट हैपेंड? तो ये अब क्या है दिल्ली में खास करके, मुझे लगता है जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी दिखने लग गई हैं। किसी को काम से मतलब नहीं है, काम की कोई राजनीति नहीं कर रहा है, सब अपनी कुर्सी बचाने की राजनीति कर रहे हैं। तो वो कब आएगा? आपकी राजधानी है। दिल दुखता है जब हम ये चीज़ देखते हैं, और दिल दुखता है कि हम इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। तो आप ये बताएं मुझे कि काम करके कुर्सी क्यों नहीं बचाते हैं? मान लीजिए हमने शीला दीक्षित का जिक्र किया ही, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शायद उसके बाद कोई बड़ा कुछ हम होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी नेता ये क्यों नहीं सोचता है कि आप कुर्सी, अगर आप काम करेंगे तो शायद अच्छी तरीके से बची रहेगी, रादर देन सीधा कुर्सी बचाने में फोकस करने के आप जाइए जनता का काम कीजिए। अच्छा, तो मुझे जब मैं देखती हूँ आम आदमी पार्टी का एजुकेशन मॉडल, जो पहली बार गरीब आदमी की डे टू डे ज़िंदगी में फ़र्क आने लगा, वो मैंने फर्स्ट हैंड देखा है जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने लगे। देखिए, यहाँ पार्टियों की हम ना ही बात करें तो बेटर है, लेकिन ये झुटला नहीं सकते हो। आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत काम किया। लेट्स जस्ट पार्क इट समवेयर, दिस हैपेंड, ठीक है। तभी उनको सेकंड टर्म मिला, क्योंकि आम आदमी को सच में ये लगा कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो काम करेगी गरीबों के लिए। मतलब आपके घर में जो लोग आते थे काम करने के लिए, वो ये बोलते थे कल मैं छुट्टी लूँगी, क्योंकि मुझे पीटीएम, बड़े गर्व से बोलते थे, मुझे पीटीएम अटेंड करना है। अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में गई थी एक लेक्चर देने के लिए, और उन्होंने बताया कि ट्रेन द टीचर्स, ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम जो थे वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत चलाए, और टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। हमने सुना ही नहीं, हमने ये कभी सुना ही नहीं आम आदमी पार्टी के आने से पहले कि फॉरेन कंट्रीज में जाके टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी। तो आपने तो पहले बांधा हुआ था टीचर्स को कि आप इन्विजिलेशन भी करोगे, आप पढ़ाओगे भी, आप ये भी करोगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ तनख्वाह दूंगा। किसके अंदर मोटिवेशन रहेगा? राइट। तो काम, अच्छा दूसरी बात, काम की राजनीति, मुझे नहीं लगता एज अ वोटर हम भी काम की राजनीति को वोट दे रहे हैं। मैं एक्चुअली वहीं पे आ रही थी कि अगर काम किया है, इतना काम किया, आपने तो पास से देखा है और आम लोगों को फ़र्क पड़ा उस काम से, तो फिर हार क्यों गए वो भी इतनी बुरी तरीके से? हाँ, तो हारे बहुत फैक्टर्स होते हैं। देखिए, वो एक प्लैंक, मतलब हम इसके ऊपर घंटों बात कर सकते हैं कि इस इलेक्शन को क्यों हारा, क्या। देखिए, एक तो इलेक्शन लोग जिताते हैं, लोग ऊपर उठाते हैं, लोग ही नीचे गिराते हैं, लोगों का तो है ही, लेकिन परसेप्शन कैसे बनता है? एक दिन में नहीं बनता है, सालों साल लगते हैं। और एक होती है इलेक्शन मैनेजमेंट। तो इसमें अब बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया हारे हुए आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी को भी का भी जो मेन प्लैंक था वो था करप्शन, एंटी करप्शन प्लैंक हिल गया उनका। चाहे कोर्ट का नतीजा अभी कुछ भी आ रहा हो, उस टाइम वो हिल गया, उस टाइम उनको डैमेज हो गया, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप अंदर थी। खैर, ये तो हम बिल्कुल ही चलिए, हम लोग चूंकि महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे प्रियंका, नहीं वो पॉलिटिक्स उसमें आया, और जी, बात करते करते जैसे कि हम 2 जर्नलिस्ट बात करते हैं तो फिर अगेन वहीं पे आता है पॉलिटिक्स और क्रिकेट तो और मूवीज। जी, राइट। सो चूंकि अब बात हो रही है महिला आरक्षण की,
तो इसमें दो सवाल आते हैं। पहला सवाल तो ये कि इसके साथ भी ये क्यों हो रहा है कि भाई एक तो आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन आपको मिलना चाहिए। जब महिला है तो महिला है, वो किसी भी जाति की हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, तो रिजर्वेशन महिला को मिल रहा है ना। तो एक सवाल तो ये आता है, लेकिन उससे पहले सवाल ये आता है कि वाकई 33% आरक्षण जो मिलेगा तो महिलाओं के हक में होगा, या फिर जैसे कि हमने पंचायत में देखा कि वहाँ भी प्रधान जी जो है वो कोई मेल ही होगा, यानी यहाँ भी अगर संसद में महिला पहुँचेगी तो कहने के लिए MP वो होगी, लेकिन असली राजनीति उसका पति कर रहा होगा। तो देखिए, अगर आप गांवों में ट्रैवल करेंगे ना, तो ये बहुत कॉमन सा फ्रेज़ होता है, ये SP हैं और ये PP हैं। तो आप बोलते हैं SP, तो वो बोलते हैं ये सरपंच पति हैं और ये प्रधान पति हैं। तो असली पावर इनके हाथ में होती है। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी किताब उसी से ख़त्म होती है। तो मैं सुप्रिया सूले को मैंने प्रोफाइल किया है इस किताब में। तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामती, तो वहाँ मैं गई थी, और जब ऑन द वे, अब इस किताब की काफ़ी रिसर्च जो थी, काफ़ी ट्रैवल जो था, वो कोविड के टाइम में, मतलब थर्ड वेव के बाद काफ़ी हुआ। तो मैं बीच रात में एक शहर है, छोटा शहर ही है, जेजूरी जिसे कहते हैं। तो जेजूरी इज़ कॉल्ड अ टेम्पल टाउन। हाँ, बहुत बड़ी मान्यता का मंदिर है। तो मैं बाय रोड जा रही थी और मुझे बारामती पहुंचना था, और बीच में मुझे मैंने ये स्टॉप लिया जेजूरी में, और वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब सरपंच नहीं, वो जो भी ZP मेंबर थे या जो भी थे, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं उनसे पूछ रही थी आप सुप्रिया ताई के लिए कब से काम कर रहे हैं और ये सब। तो उन्होंने बताया हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, पूरा समझाया। देखिए, ये जो ट्रेन्स आती हैं ये यहाँ बीच में रुकती हैं, नहीं रुकती हैं, और हमें ये चाहिए, पूरा बताया। उन्होंने कहा चलिए एक कप चाय मेरे घर पे प्लीज़। तो छोटी जगहों पे जाते हैं तो इतना टाइम उन्होंने हमें दिया है, तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाता है। काफ़ी रात हो रही थी, तो मैं वहाँ गई। तो बहुत बढ़िया घर था उनका, 3 फ्लोर का घर था, और वहाँ गई और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उनकी वाइफ से, जो हमारे लिए चाय और पानी लेके आई और खुद लेके आई, और उन्होंने बैठी, और फिर उन्होंने मुझे बताया ये है जिला परिषद मेंबर। तो मैंने कहा और आप? तो उन्होंने कहा मैं इनका हस्बैंड हूँ और मैं पहले था। तो वो रोटेशन में देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शंस के टाइम पे, लोकल बॉडी के अंदर इंडिया में पहले ही आ गया था 19, मतलब जो अमेंडमेंट्स किए हमने, तो उसमें पहले ही आ गए थे प्रेजर्वेशन, जो हमने लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में नहीं किया है। तो बिल्कुल, तो वो बहुत ही शाय थी महिला, वो आके बैठी, पर शी हैड नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्सेशन। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि ये देखिए, मैंने ये जाना है, पहली बार SP और PP ही सामने आएंगे, दूसरे इलेक्शन में महिलाओं को एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या मांग सकती हैं। तीसरे इलेक्शन में वो एम्पावर्ड होंगी, लेकिन आपको तीसरे इलेक्शन के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही महिला तैयार बैठी है और तुमने एक सक्षम महिला को घर में बिठा के रखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखिए, महिलाएं हमारे में से ही आएंगी। अगर मैं आज जाती हूँ किसी भी लीडर से बात करती हूँ कि आपके बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बच्चे पॉलिटिक्स में आए, ये बहुत गंदी फील्ड है, ओपनली बोलते हैं। तो अब आप सोचिए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बच्चों को चाहते नहीं हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश को लीड कौन करने वाला है अगले 10 साल के बाद। बहुत बड़ी बात है, और मुझे ये लगता है हम बात नहीं करते हैं, महिलाओं की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कैसे सवाल पूछते हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आप असेंबली तक पहुंच रही हैं, आप पार्लियामेंट तक पहुंच रही हैं, आप क्या बात कर सकती हैं, आपको क्या मिलता है, कितना फंड मिलता है, MP लैड क्या होता है, MLA लैड क्या होता है, ये सब ट्रेनिंग हो रही थी। और ये नहीं है कि पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जो होते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट वगैरह, वो आपको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग बार बार और आप ऑन द जॉब भी लर्न करते हैं। तो महिलाओं को जैसे ही, अब देखिए अभी क्या है, पार्टीज बोलती हैं हम 30%, 10%, 30% तो बहुत बोल रही हूँ मैं, 5% हम महिलाओं को टिकट देंगे। उसमें से कितनी पहुँचती हैं? अब वो पहुंच ही नहीं रही हैं, तो उसमें से कितनी मंत्री बनेंगी? अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जो पॉलिटिशियन है वो नहीं चाहते कि उनकी अगली जनरेशन पॉलिटिक्स में आए,
लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो इसका उल्टा है। आप जितने भी बड़े नेता देख लीजिए, पूरी विरासत चल रही है, पत्नी भी पॉलिटिक्स में है, बेटा भी आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। देखिए, सब नहीं चाहते हैं कि आए, कुछ अभी भी हैं कि आप इनहेरिट कर रहे हैं, जेन जी तो नहीं आ रही है। मुझे लगता है जो बड़े लोग हैं जिनके पास एक है कुछ उनके पास हाथ में सॉलिड कुछ है, बड़ी नहीं, पार्टी मैं बड़ी ही बात कर रही हूँ आपको। देखिए, जेन जी नहीं आने वाली है, जेन जी तो नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, जेन जी तो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, जेन जी को तो पॉलिटिक्स के लिए तो में इंटरेस्ट भी नहीं है। तो किसके जिम्मे आप देंगे? पर हाँ, 35 वर्षीय 40 वर्षीय जो लोग हैं वो तो पॉलिटिक्स में तो वो भी यंग है। एग्जैक्टली, तो वो तो आ रहे हैं, तो होपफुली आगे बढ़ेगी पॉलिटिक्स। लेकिन देखिए, जो क्रॉप ऑफ नेता हैं, ये हम लोग को इनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी औरतें आगे आएंगी। और तो निधि, एक थोड़ा सा टफ सवाल, क्योंकि आपने इतनी सारे पॉलिटिशियंस को पास से देखा है, और मैं मौजूदा अगर संसद की बात करती हूँ तो आप किसको सबसे इंटेलिजेंट पार्लियामेंटेरियन मानती हैं? विमेन। नो, थोड़ा टफ है पर दिलचस्प होगा। विमेन, हाँ, महिलाओं की बात कर रहे हैं हम। महिलाओं में जो भी मौजूदा सांसद हैं उसमें से किसको आप मानते हैं कि वो सबसे लायक, तो नहीं कहूँगी मैं, सबसे इंटेलिजेंट है? देखिए, जो मैं अभी मिस करती हूँ पार्लियामेंट में, वो है एक लोकसभा का डिबेट, जो ना टाइम मिल रहा है, ना उसमें सीरियसनेस है। क्योंकि किसी ज़माने में जब वाजपेयी जी होते थे लोकसभा में, और कभी जब अडवाणी जी थे, सुषमा स्वराज थी, और मतलब बहुत सारे दिग्गज नेता होते थे, तो हम लोग ना, हमारी ड्यूटी लगती थी पार्लियामेंट में। हमारी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी, अगर फर्स्ट हाफ है 11 से 1 बजे तक ड्यूटी ख़त्म हो गई, फिर भी हम बैठते थे क्योंकि हमारे डिबेट्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते थे कि हमें मन करता था कि इन सब नेताओं को सुनो। लेकिन अब जो है ना, वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ कि जो डिबेट्स होते नहीं हैं, डिस्कशंस जो होते हैं लंबे नहीं चलते हैं। इसमें जो एमपी आपकी तैयारी करके आता है, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, आपने बंदिश लगा दी है कि महिलाओं के ऊपर ही मुझे बोलना है। फेवरेट नहीं, मैं आपको काफ़ी लोगों की स्पीचेस जो तैयारी करके आते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा जो सटीक तरीके से बिना अग्रेशन से बात करें, वो सुप्रिया सुले ज़रूर लगती हैं, और कानी मोरी लगती हैं, जो अग्रेशन से नहीं बात करती, लेकिन उनके पॉइंट्स अगर आप ध्यान से सुने, काफ़ी प्रोग्रेसिव पॉइंट्स होते हैं, और उनका एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। और ये दोनों महिलाएं ऐसी हैं, चाहे कभी भी आप देख लो, वो पार्लियामेंट में होंगी, लोकसभा में हमेशा। कई बार मैं इन लोगों को वो बोलती हूँ ना, जो एक अच्छा बच्चा होता है, जो सुबह सुबह उठ जाता है कि आज स्कूल जाना है, आज स्कूल जाके ही रहना है, तो वो जो बिल्कुल एंथुजियास्टिकली जाते हैं। तो ये दो महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी की स्पीचेस मुझे अच्छी लगती हैं, और मतलब जैसे FM है निर्मला सीतारमन, प्रिपेयर्ड, तो देखिए ये सब महिलाएं होके आती हैं डेफिनेटली। और अगर इसका रिवर्स सवाल पूछूं कि कोई ऐसा जो बहुत डम सवाल कभी पूछा हो, या कुछ ऐसा कोई हरकत की होगी, लगता है यार ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते? नहीं, देखिए, डम कोई नहीं पूछ सकता। एक पूरी टीम लगती है इनके पीछे, दे हैव रिसर्चर्स, दे हैव अ सॉलिड टीम। आपको मैं बताती हूँ, जैसे कविता कल्वकुंतला, हु इज आल्सो देयर इन द बुक, KCR की डॉटर, अभी जो बगावत कर रही हैं अपने फादर और ब्रदर के खिलाफ, उनकी नई पार्टी है। तो जो कविता कल्वकुंतला थी, जब वो दिल्ली आई, जब पहला इलेक्शन निज़ामाबाद से जीत के जब वो दिल्ली आई, तो उन्होंने प्रॉपरली अपनी, वो ओपनली बोलती हैं कि मैं NK प्रेमचंद्रन जो थे, उनसे मैं लेजिस्लेटिव चीज़ों के ऊपर कि मुझे क्या, किस रूल के अंडर किस तरीके से इंटरवीन करना चाहिए। ऑल्सो प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने उन्होंने प्रॉपर ट्रेन किया था। और देखिए, सबके पास एक रिसर्च टीम होती है, फेलोज होते हैं जो आपके लिए सिर्फ रिसर्च वर्क ही कर रहे हैं, राइट। तो कोई डम सवाल नहीं पूछेगा, इनफ प्रिपरेशन हो जी। क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, उस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक आपने कांग्रेस को कवर किया है, और ऑफ कोर्स अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो गांधी परिवार की बात होगी,
और गांधी परिवार की बात होगी तो राहुल और प्रियंका की बात होगी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, जो कि आम लोगों के मन में ये सवाल अक्सर उठता रहा कि जब राहुल गांधी को एंट्री दी गई कांग्रेस की तरफ से राजनीति में, तो ज़्यादातर लोग को मानना था कि राजनीति में प्रियंका आएंगी। प्रियंका अपनी दादी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके जैसी दिखती हैं, वो बोलती बेहतर हैं, बहुत सारी बातें थी, तो एक होप थी। लेकिन सडनली हुआ उसके उलट। तो अगेन क्या ये फिर वही जो हमारा समाज है, जो सोच है, ये वजह रही, क्या वजह रही कि राहुल आए और प्रियंका नहीं आई उस वक्त? देखिए, मुझे ये आपने जो बात कही ना, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। पॉलिटिक्स में एक जेंडर बायस है, फैमिलीज, पॉलिटिकल फैमिलीज में एक जेंडर बायस है। जो आपका बेटा है वही उत्तराधिकारी रहता है। गांधी परिवार में मुझे जो थोड़ा सा लगा वो ये भी था कि प्रियंका उस टाइम तैयार नहीं थी, बच्चे छोटे थे, तो वो खुद ही तैयार नहीं थी। दूसरा फैक्टर बिल्कुल कि वो मेल है, तो मेल ही उत्तराधिकारी होता है। ये देखिए, अब पॉलिटिकल फैमिलीज़ में ना बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैंने जो पॉलिटिकल फैमिलीज़ का एक रुझान देखा है कि लोग क्या करते हैं, जो फादर होते हैं वो जो एक मेंबर है, यूजुअली जो लड़की है उसको दिल्ली भेज देते हैं एमपी बना के, दैट शी इज़ द वॉइस ऑफ द पार्टी इन दिल्ली। और जो आपकी क्लोजर टू होम वो होता है लड़का जो आपका उत्तराधिकारी होता है रीजनल पॉलिटिक्स का। आप करुणानिधि को देख सकते हैं, आप केसीआर को देख सकते हैं, हमेशा ये बात होती है। तो ये एक ना तालमेल बिठा लेते हैं। तो ये मुझे लगता है हाँ, जेंडर बायस बिल्कुल है, हर तरीके से जेंडर बायस होता है। सुनिधि, आप थोड़ी सी चर्चा आपकी किताब पे, क्योंकि आपने बीच में सुषमा स्वराज का जिक्र किया था, हम लोग जो बात कर रहे थे, और इसमें एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो आपने उनकी बेटी बांसुरी के जरिए आपने इसमें कोट किया है, जो मैंने बताया ना, मैंने कुछ हिस्से इसके पढ़े हैं किताब के। तो वो है कि किस तरीके से उनकी मदर जो थी, क्योंकि हम लोग बोथ वी आर वर्किंग मदर ऑल्सो, एंड मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि आपको घर के साथ जब आपको बाहर का भी काम संभालना होता है महिलाओं को। तो एक तो पहला सवाल मेरा वहीं से आता है कि जिसमें वो जिक्र कर रही हैं कि कैसे कितना मेरी मदर ने कैसे अपने घर को रन किया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आप बताएं कि क्या है वो किस्सा। तो देखिए, जब इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी। तो मैं हमेशा होता है ना, आप जब भी किसी से बात करते हैं, जब बच्चे छोटे होंगे, तो ये ज़रूर यू वांट टू नो हाउ यू कैन डू इट बेटर, हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम बेटर। तो आप ये सवाल सबसे पूछते हैं ना कि हाउ डू यू मैनेज, क्या करते हो, खाने का क्या करते हो, क्या खाते हैं बच्चे। तो दीज आर कॉमन टॉपिक्स। तो जब मैंने शुरुआत की तो मुझे अभी तक याद है, मैंने कविता कल्वकुंतला से पूछा था कि हाउ डू यू मैनेज योर होम। तो उन्होंने मुझसे उल्टा सवाल पूछा था कि क्या आप जब आदमियों के पास जाते हैं तो डू यू आस्क दिस क्वेश्चन, which we don't need exactly. Actually. So this is what what she pointed out to me was that this is how ingrained the biases are. These are ingrained even when you think that you're a progressive woman. Agree. ठीक है, तो ये बात There are certain duties ना जो हमें लगता है वो तो हमारी बनती ही हमारी तो बनती ही है। क्यों किसी ने तुम्हें खाना दिया क्या? तो किसी ने ये इंश्योर किया कि अरे जो पहले, आपका हाउस होल्ड ऐसा होना चाहिए कि जो पहले उड़ जाए, है ना। देखिए, बांटना तो बहुत ज़रूरी है, एवरीथिंग नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। जो पहले उड़ जाए वो लॉन्ड्री डाल देना वॉशिंग मशीन में, राइट। पर ये ऐसा क्यों है कि हमें ही देखना पड़ेगा कि धुला नहीं धुला। मतलब कितने यूजलेस हैं आजकल के पति। इसमें मुझे लगता है एक अलग पॉडकास्ट होगा। हाँ, मेरे ख्याल से तो हाँ, वो घंटों चलेगा, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होगी। खैर, आपने मुझसे पूछा था सुषमा स्वराज, तो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ कि सडनली तो ऑफिस हमें भी बोलता है ना कि यहाँ पे इलेक्शन का, ये रेस का इंटरव्यू करने के लिए जाना है। इनकी पैकिंग कौन करता होगा? क्योंकि आप तो कैबिनेट मंत्री हैं, तो फिर आपकी तो हर चीज में निगाह होती है ना। हाँ, कहीं ना कहीं मीडिया ये भी देखता है कि अच्छा आपने क्या पहना है, बिल्कुल। तो मतलब मैंने मुझे अभी तक याद है, इंटरनेशनल विमेंस डे पे मैं एक पैनल डिस्कशन में थी जिसके अंदर 2 महिलाएं नेत्रियां थी और मैं थी। तो मैंने कहा अगर आज के, तो वी वर अगेन टॉकिंग अबाउट जेंडर बायस एंड ऑल्सो जो महिलाएं होती हैं जो पॉलिटिक्स में होती हैं, दे हैव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड। मतलब मैंने ऐसी एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं
एक टॉर्न जीन्स और टी शर्ट पहन के आ जाती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पैनल डिस्कशन में, तो इट वुड हैव बीन ओके। लेकिन यही दो महिलाएं साड़ी नहीं पहन के टॉर्न जीन्स और टी शर्ट पहन के आ जाती और स्नीकर्स पहन के आ जाती, तो मेरे ख्याल से तो बवाल हो जाता। तो आपके ऊपर नजर रहती है, जैसे कि रेणुका चौधरी ने मुझे एक बार बोला था कि इट इज एवरी मैन्स बिजनेस टू सी व्हाट द वुमन इज वेयरिंग, हाउ शी इज लाफिंग, व्हाट शी इज डूइंग। उनकी हंसी के ऊपर इतनी फेमसली वेंकैया नायडू ने कमेंट किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर खुद ने कमेंट किया हुआ है, लेकिन हम किसी वो जोर से हंसती हैं, बहुत जोर से हंसती हैं। क्या मतलब हुआ? तो ये बात है। खैर, सुषमा स्वराज के लिए मैं हमेशा वंडर करती थी कि मतलब बाकी सबके लिए ही वंडर करती, तो मैंने शायद पूछा होगा, तो बांसुरी ने ये बताया कि उनके ना हर दिन कौन सा कलर पहनेंगी वो सेट होते थे, और वो ऐसे हैंगर्स में उनकी साड़ियाँ मैचिंग चीज़ों में लगी होती थी। तो वो किस दिन वो फ़ोन कर देती थी और ये बताती थी कि मुझे बुधवार बृहस्पतिवार मतलब मुझे जाना है, तो वो उठा के वो चीज़ें बस सिर्फ आपको अटैची में डालनी होती थी। क्या? हाँ, तो वो बहुत सुपर ऑर्गेनाइज आपको होना ही पड़ता है। तो देखिए, दूसरी बात है कि हम मतलब हम देखते ही नहीं है कि आदमी क्या पहन रहे हैं, राइट? मतलब हाँ, ये बात दूसरी है, राहुल गांधी का सफेद टी शर्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रह चुका है, तो शायद उनको भी हमने इसी मापदंड से नापा हुआ है। लेकिन ये जो बात होती है कि महिलाएं क्या पहन रही हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मेरे लिए सबसे बहुत ही सुखद का ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था जो प्रतिभा पाटिल बाहर उन्होंने बात की मेरे से, और वही कोविड का टाइम था, और मेरे लिए सबसे अच्छा इंटरव्यू था ये बुक का, क्योंकि प्रतिभा पाटिल को ऑपोजिशन ने जिस तरीके से पेंट किया था वो बिल्कुल भी मुझे थोड़ा लगा, जब उनसे बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, जो उनका पक्ष आगे सामने आया, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे एज ए यंग जर्नलिस्ट मैंने शायद वो जिस तरीके से कवर करना चाहिए था, वो मेरा पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, कि वो सवाल पूछने ज़रूरी थे, वो उनकी बात जाननी ज़रूरी थी। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे पूछा कि, क्योंकि पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अरुण जेटली ने एक वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया था विच वाज ओनली ऑन हर। आई रिमेंबर बीजेपी जो बोलती थी वो ये बोलती थी, अरे ये तो सोनिया गांधी की कुक थी, वो तो सोनिया गांधी की किचन में खाना बनाती थी, जबकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है महाराष्ट्र में। और आप बुक में पढ़ेंगी तो मेरा एक जिक्र है जो दैट शी कुड हैव बीन द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, शी जस्ट मिस्ड इट। मतलब उनको ये अश्योरेंस दिया गया था कि आप कल ओथ लेने वाली हैं। जब वो फ्लाइट में आई, उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया था, वो दोनों बच्चों को, और इस इंटरव्यू में उनकी बिटिया भी प्रेजेंट थी, तो वो दोनों बच्चों को ट्रेन के रिजर्वेशन नहीं था, ट्रेन के कंपार्टमेंट में नीचे न्यूज़पेपर बिछा के दोनों को ज़मीन पे बिठा के ओथ लेने के लिए बॉम्बे लेके आ रहे थे। लेकिन जब तक प्रतिभा पाटिल वापस लैंड की, AR अंतुले का नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था, तो वहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, और जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि प्रतिभा पाटिल ना, ऐसी लेडी जिनकी प्रॉपर पॉलिटिक्स थी, कहाँ गुम हो गई। उन्होंने तो पॉपुलर इलेक्शन भी जीते थे। तो उन्होंने तक मुझे मेंशन किया था कि मैं फुल स्लीव्स के ब्लाउज पहनती हूँ। तो मैंने कहा किस लिए? तो बस आदत है। उन्होंने ये बोला नहीं, और फिर उन्होंने बोला कि फिर ना धीरे धीरे मुझे बहुत ठंड भी लगती थी, क्योंकि एसी चला रहता था असेंबली में, बहुत तेज होता था, तो मुझे वो कंफर्टेबल लगता था। शी वाज वेरी यंग व्हेन शी वन इन इलेक्शन। तो निधि बताइए, जो कि सोनिया गांधी का अक्सर जिक्र होता है और हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं तो जानना चाहूँगी एज अ मदर, क्योंकि आपने पास से देखा है, समझा है, एज अ मदर कैसी हैं वो? एज अ मदर तो देखिए, सबको ये तो पता ही है कि गांधी परिवार ने बहुत करीब से, मतलब आप सोचिए ना, इंदिरा गांधी की डेथ हुई, असैसिनेशन, राजीव गांधी, तो बहुत करीब से अगर आप
देखते हैं डेथ्स, एंड डेथ्स नहीं है तो असैसिनेशंस हैं, तो आप क्या फील क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली यू विल बी वेरी पोजेसिव अबाउट योर फैमिली। तो जो हमने तो बहुत क्लोजली देखा उनका, जब राहुल गांधी का हमेशा ना, जब हम यूपीए कवर करते थे तो हमेशा ये होता था इस कैबिनेट एक्सपेंशन में राहुल गांधी आएंगे नहीं आएंगे, फिर हमें खबरें लीक होती थी कि उन्होंने तो चूज कर लिया है अपना पोर्टफोलियो, सबने सजेस्ट किया है कि वो एचआरडी ही कवर करेंगे, मतलब उनका पोर्टफोलियो होगा, तो ये सब चलता रहता था। तो उस टाइम मुझे एक बार याद है कि जब एक बार बिल्कुल फाइनल था राहुल गांधी का ज्वाइन करना कैबिनेट में, और फिर से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो हम लोग राष्ट्रपति भवन में थे, और राष्ट्रपति भवन में सब उनको घेर के खड़े हुए थे। तो हम लोगों का ना एक टैक्टिक होती है, मतलब मेरी होती थी कि जो एसपीजी प्रोटेक्टीज होते हैं, क्योंकि आपको धक्कम धुक्की हो रही है, सब बात करना चाह रहे हैं, तो उनके पीछे खड़ा हो तो बेटर रहता है। तो मैं पीछे खड़ी हुई थी, तो और लिख रही थी, क्योंकि एक कान से आप सुन रहे हो और ध्यान से, और बहुत कमोशन है, धक्कम धुक्की ये सब हो रहा है। तो वो बता रहे थे कि कैबिनेट मैंने क्यों नहीं ज्वाइन की और ये सब। तो सोनिया गांधी जो हैं वो थोड़ी मतलब पोजेसिव इन द सेंस कि उनको हर चीज़ सुननी है, वो थोड़ा डरती हैं कि अरे कुछ उस टाइम तो चलती भी थी उनकी, अब तो मतलब राहुल को बहुत टाइम हो गया है पॉलिटिक्स में भी। तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे कंधे पे टैप हुआ, तो मैंने सोचा कि कोई जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि मुझे भी घुसना है, यहाँ पे साइड में जगह है। मैंने कहा अरे रुको यार एक मिनट, लिखती गई, उन्होंने दूसरी बार टैप किया, मैंने कहा अरे रुको यार, तीसरी बार मैंने कहा क्या हुआ, हाँ करके मैंने जब टर्न किया तो मैंने देखा सोनिया गांधी सामने खड़ी हुई है। मैंने कहा आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन। सो ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया, जो मेरा राइटिंग आर्म है उसको पकड़ लिया और मैं लिख नहीं पा रही हूँ, और वो पकड़ के खड़ी हुई है ये सुनने के लिए कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। मीडिया क्योंकि सब कुछ एनग्रॉस की बेटा क्या बोल रहा है, बेटा क्या, हाँ हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने बस पकड़ा रहा, और मैंने कहा अब गए, अब तो नोट्स भी नहीं है। तो शी वाज रियली वेरी पोजेसिव अबाउट स्मॉल थिंग्स। अभी उनके आसपास के लोग हैं, अर्चना डालमिया ने जैसे बताया कि वो इतना मतलब करवा चौथ पे सोनिया गांधी मतलब ये सब मतलब उतावली होती रहती हैं कि प्रियंका ने खाना खाया कि नहीं, अभी तक चांद क्यों नहीं उग रहा, तो शी इज़ दैट इन्वॉल्व्ड इवन एट दिस टाइम। तो ये हैं, और सी देयर हैव बीन टू मेनी ट्रेजेडीज आल्सो। तो अगर ट्रेजेडीज होती हैं तो आप थोड़ा सा ओवर कह सकते हैं कि पॉजिटिव से ज़्यादा प्रोटेक्टिव बहुत हो जाते हैं फैमिली के बारे में। राइट। सो इस किताब में तो आपने 17 महिलाओं का जिक्र किया है, तो कोई और जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहें, कोई ऐसा जिक्र हो जिसे कि हमें जानना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग महिलाएं हैं, बहुत दबंग महिलाएं हैं, और हमने तो काफ़ी बात भी कर ली, पर मेरा हमेशा से ये था कि सब रीजन्स रिप्रेजेंट होने चाहिए। जो राइट, क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, ये मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये 17 नाम जो लिए हैं जी, उसमें अगर एक बार आप नाम बता दें तो इजी रहेगा हमारे। देखिए ये जब शुरुआत की थी मैंने तो 3 सेक्शंस रखे थे। तो उसके अंदर ये था कि इनहेरिटर्स, जिन्होंने इनहेरिट की है अपनी पॉलिटिक्स, जो बहुत है, लोन वॉरियर्स जिन्होंने अपने बलबूते पे की है, और फिर मैंने रखा था द फ्यूचर लीडर्स। पर जब ये टर्न इन हुई बुक तो मेरे पब्लिशर को ऐसा लगा कि हाउ कम यहाँ पे इंदिरा गांधी नहीं है। तो मैंने कहा मैंने एज अ जर्नलिस्ट आई हैव नेवर कवर्ड हर, मतलब मेरे टाइम से बहुत पहले थी, और इतनी किताबें इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी हुई हैं कि व्हाट न्यू विल आई ब्रिंग टू द टेबल। तो मुझे ये लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब हम विमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स भूलते हैं तो इंदिरा गांधी के से शुरू होती है, तो जब कोई किताब पढ़ेगा उसको ये अटपटा ज़रूर लगेगा कि इंदिरा गांधी नहीं है। तो फिर एक सेक्शन ऐड हुआ, तो द पायनियर्स, जिसके अंदर सुचेता कृपलानी और इंदिरा गांधी है। तो ये टोटली और एक फर्स्ट पीएम जी, तो टोटली जो बेस था ये रिसर्च पे है। दूसरी किताबें न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स पढ़ के ये दोनों प्रोफाइल्स लिखी गई, पर मेरे लिए आई ओपनर थी
मोर देन इंदिरा गांधी, क्योंकि कितना लिखा हुआ है उनके बारे में। सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो सीखने को मिला, मैं अभी भी रेट करती हूँ सुचेता कृपलानी और प्रतिभा पाटिल, दो प्रोफाइल्स जिसके जो लिखने में दोनों में मुझे बहुत बहुत जानने को मिला। दूसरा ये क्राइटेरिया था कि एवरीबडी शुड हैव वन अ पॉपुलर इलेक्शन, लोकसभा, और पार्टीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अभी मेरी किताब के ऊपर किसी ने रिव्यू किया कि इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश से तो चीफ मिनिस्टर ली ही नहीं, उमा भारती थी, और सुमित्रा ताई उन्होंने लिया ही नहीं। तो बोले ये तो आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन ये दोनों बहुत दिग्गज नेता हैं। तो मैंने कहा जब वो मध्य प्रदेश का क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रही थी तो मैंने इनको ले लिया, सुषमा स्वराज को। क्योंकि सुषमा स्वराज तो हरियाणा से थी, मैंने कहा थी लेकिन मतलब विदिशा से जीतती थी चुनाव, तो इसीलिए मैंने ले लिया। तो देखिए खुश तो मैं सबको नहीं रख सकती हूँ, लेकिन इतनी और महिलाओं को मैं इंक्लूड करती तो किताब तो बहुत ही मुश्किल था पूरी करना। तो एक क्राइटेरिया था इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारी पार्टीज़ को जगह मिले और रीजन्स को जगह मिले, कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल। और मुझे नॉर्थ ईस्ट से बहुत मुझे हमेशा लगता है कि पेपर्स जो हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट को इतना कवर नहीं करते हैं। राइट। तो नॉर्थ ईस्ट से मुझे ज़रूरी था कि मैं एक महिला लूँ, और नॉर्थ ईस्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने अम्परीन लिंगदो को लिया है, तो उससे एक ना सोसाइटी के बारे में भी आपको पता चलता है कि वो पुरुष प्रधान नहीं, वो महिला प्रधान एक सोसाइटी है। लेकिन फिर भी जब अम्परीन लिंगदो के फादर की लेगेसी को इनहेरिट करने की बात आई, तो उनकी मदर ने उनके भाई को ही प्रेफर किया। तो उन्होंने प्रॉपरली बोला कि ऐसा क्यों, जबकि वो अपने फादर का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम संभालती थी, लेकिन उनकी मदर ने नहीं किया, और उनकी मदर को पसंद भी नहीं आया कि अम्परीन लिंगदो ने थोड़ी बगावत की और अपनी कहा कि मैं फिर अपना खुद रास्ता चुनूंगी। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगी प्रोफाइल, कि उन्होंने बताया कि कैसे उनकी शादी भी टूटी क्योंकि मतलब एम्बिशियस थी, और उनको लगा कि ये कैसे मतलब इलेक्शंस के लिए निकल जाती हैं। तो वो चीज़ें बहुत, जेलसी, ये सब चीज़ें उनकी भी सामने काफ़ी, अब तो खैर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मुश्किलें आई। और ऐसा नहीं है कि, और एक और चीज़ जिससे मैंने बिल्कुल भी परहेज़ नहीं किया, कंट्रोवर्सीज इस किताब में। अगर करप्शन चार्जेस महिलाओं के ऊपर लगे तो मैंने उनको ज़रूर मेंशन किया है। तो ये बहुत, अब आपको तो मैंने अभी बहुत लंबा तरीके से बताया भी कि अंबिका सोनी के को भी मैंने ये वाले सवाल पूछे, तो पूछे। पर आपने भी 3 नाम, आपने अभी कहा दबंग शब्द का इस्तेमाल किया, और दबंग की अगर हम बात करेंगे, आपकी किताब में भी है वो तीनों नाम, मायावती जी, और ममता बनर्जी और जयललिता। ठीक है, तीनों ही नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने दम पर, लेगेसी नहीं है कहीं भी, ठीक है, और अपने दम पे ना सिर्फ राजनीति की बल्कि इस तरह की राजनीति की आज भी, मतलब उनका नाम जो है, मायावती तो खैर अभी भी थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि कब वो वापस आती हैं। लेकिन ममता बनर्जी को हम जानते ही हैं कि उनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहा इतने सालों में, और देखते हैं कि अब इस बार नतीजे क्या होते हैं। और उसी तरीके से जयललिता का भी सेम रहा कि वो एकदम अपनी शर्तों पर उन्होंने राजनीति की। उन सब का जिक्र आपने किया है, तो इनमें से किसी से कोई आपको कोई इंस्पायरिंग किस्सा या आपको लगा जो हमें उनसे सीखना चाहिए, खासकर जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए कोई लर्निंग लेसन? एक तो मुझे हमेशा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट करते हैं। हमारे में ना एक धारणा बनी हुई है कि ये पॉलिटिशियंस हैं तो गंवारी होंगी, कि हाँ, हम एजुकेटेड नहीं समझते हैं अपने पॉलिटिशियंस को। तो आप अगर मतलब जयललिता की प्रोफाइल बहुत ही दिलचस्प है। How she was so refined, how she was so given to a lot of art and culture, and उनकी एक आय थी डिटेल के लिए। तो हमेशा ये मुझे एक बहुत ही बड़ा अच्छा फैसेट लगा। कितना पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी। तो देखिए, इस किताब के ज़रिए मुझे हमेशा ये लगता है कि मैंने उनको
प्रोफेशनली हम सारे नेताओं को जानेंगे, उनकी पॉलिटिक्स जानेंगे, लेकिन पर्सनली हम नहीं जानते हैं। बहन जी हैं मायावती, उनकी पॉलिटिक्स देखिए, मैं पूरी तरीके से तो ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ही उन्होंने अपने दम पे किया, क्योंकि एक मेंटोर ज़रूर है कांशीराम, राइट। देखिए, लेकिन उनके मेहनत को और उनकी जो पॉलिटिकल स्किल है उसको आप झुटला नहीं सकते। तो मेहनत के बिना मुझे लगता है कि कहीं पे भी आप रहें, और पॉलिटिक्स में तो आपको डट के रहना ही पड़ता है। अगर आप पॉलिटिक्स एक बहुत लंबा करियर है। एक और किस्सा मायावती जी के संबंध में है। 1995 जब वो चीफ मिनिस्टर की बनी, तो मुझे उनके काफ़ी करीबी नेता हैं राशिद आलवी, उन्होंने बताया कि वो इतनी डरी हुई थी, क्योंकि आपको तो वो बहुत फेमस किस्सा तो पता ही होगा, जब समाजवादी पार्टी वो गेस्ट हाउस वाला जो है, तो वो इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने उस टाइम मोतीलाल वोरा थे गवर्नर, तो उन्होंने गवर्नर के पास गई और उन्होंने कहा आज रात मुझे यहाँ रुकना है राजभवन में। तो राजभवन का एक कमरा खुलवाया गया, तैयार कराया गया, और वो वहाँ रात को रुकी। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो दबंग तो नेता बहुत होते हैं, पर कहीं ना कहीं सबको थोड़ा झटका तो लगता ही है। जैसे ममता बनर्जी के बारे में भी लोगों ने कहा कि लेफ़्ट से जो उन्होंने लिया, उन्होंने फिज़िकली उनको हार्म भी किया, लेकिन एक है इसमें ही, मेरी किताब में ही किस्सा है कि वो गई, जा रही थी एक बार गाड़ी में रात को, तो उनको रोका गया, और उनके साथ ही थे एक नेता जिनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस दिन सच में मुझे लगा कि वो मार ही डालेंगे हमें। तो ये खतरों का जो सामना करना, स्ट्रीट पॉलिटिक्स करना, ये आसान नहीं है। राइट, और महिलाओं के लिए तो और मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। आप ये बताइए कि मुझे जब महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, क्या चेंज होगा पॉलिसी के लेवल पे, क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? तो देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। विमेन आर होलसम पॉलिसी मेकर्स। जो फैसेट आदमी नहीं जांच पाते हैं, आदमी नहीं समझ पाते हैं, वो महिलाएं करती हैं। मेरा ना बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है। तो जब हम पुरानी पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट कवर करते थे, मैंने पार्लियामेंट कवर करना शुरू किया 2007 में। तो जब कवर करते थे, तो जो गैलरी है हमारी, मीडिया गैलरी, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो उस टाइम फर्स्ट फ्लोर पे गैलरी के आसपास कोई भी महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं होता था। तो यहाँ तक कि मतलब कॉमन टॉयलेट्स होते थे महिलाओं के लिए और आदमियों के लिए। मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना। तो हम सोचेंगे ना कि बेसिक अमेनिटीज़, जैसे मैंने शुरुआत ही हमारे डिस्कशन की ये की थी कि जब हम बाहर जाते हैं इलेक्शन कवर करने के लिए, क्या आपको साफ़ टॉयलेट्स मिलते हैं? नहीं, हम सोचते भी नहीं। अभी मैंने रिसेंटली इसी हफ्ते चंद्रबाबू नायडू का इंटरव्यू किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ की, विमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में, एक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर में भी बेटर एमिनिटीज़ देने की ज़रूरत है, और ये सहूलियत औरतों को भी देने की ज़रूरत है, लेकिन कैरी देयर चिल्ड्रन टू वर्क एज मच एज पॉसिबल, मेक देम वर्क फ्रॉम होम। तो उन्होंने कहा, और धीरे धीरे, कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, और धीरे धीरे ये एटीट्यूड लाने की ज़रूरत है कि बच्चे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो imagine chief minister and he just has one son and he has one grandson, so it's not as if you get this wisdom because of a daughter. Anyways, मैं आपको टॉयलेट्स की बात बता रही थी, तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और जो सबसे क्लोज टॉयलेट था उसके अंदर वो कॉमन टॉयलेट था, आदमी भी जाते थे, औरतें भी जाती थी। तो मुझे तो हिचक हुई, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि फिर नीचे आते थे और एमपीज़ के लिए एक टॉयलेट होता था, तो हम रिक्वेस्ट करते थे कि हम इसमें चले जाएं। तो कई बार सिक्योरिटी नहीं होती थी तो चले जाते थे। एमपीज़ में का भी कॉमन था? नहीं। अच्छा। और हम लोगों के लिए बहुत दूर जाके, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, दूर जाके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे होता था। तो अगर आप
अपनी शिफ्ट के बीच में है, इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे अभी तक याद है कि जब मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन स्पीकर अपॉइंट हुई तो हमने जाके उनको रिप्रेजेंट किया एंड शी गेव अस अ ब्यूटीफुल टॉयलेट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वेरी क्लोज। और वो ऐसा वैसा नहीं था, उसमें प्रॉपर लाउंजिंग स्पेस है, वो हमेशा साफ रहता है, उसमें पौधे हैं और बहुत ही टेस्टफुल एक जगह है जहाँ पे काफ़ी लेडी अभी सिक्योरिटी पर्सनल बैठ के अपना खाना वाना खाती हैं। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्पेस टू इवन रिलैक्स। सो इट्स नॉट रियली अ टॉयलेट, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल प्लेस टू रिलैक्स। पर मैं जो आपको पॉइंट बता रही हूँ वो ये है कि इट टुक अ वुमन स्पीकर टू एक्चुअली गिव अस a women's toilet, you know, in Parliament of India, the highest decision making body in India. दूसरी बात, जैसे इसी का ही आपको पता है कि जब नीरा राडिया अपेयर हो रही थी स्टैंडिंग कमिटीज में, तो उस टाइम वो एक कमिटी मीटिंग के लिए जब उनको अपेयर होना था वो लेट हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रही थी कि ये जो कॉमन टॉयलेट है ना ये पूरा खाली हो और वो कंफर्टेबल हो जाने के लिए अंदर। तो आप सोचिए ये सब बायसेस हम लोग बैटल करते हैं। तो दूसरी बात, अब इस सब में जब लोग बोलते हैं ना कैरेक्टर असैसिनेशन जब करते हैं ना कि ऐसा होता है कि कोई जैसे शब्द होता है कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हम डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं, जो कि ये क्या है, ये हर्डल है ना। इफ आई एम अनकंफर्टेबल, इफ आई कैन नॉट यूज द वॉशरूम एंड आई एम अनकंफर्टेबल, वेयर इज माई माइंड, इज इट फुल्ली इन माई जॉब? तो ये तो हर्डल्स हैं। और आप सोचिए एक महिला नेत्री जाती है गांवों में कैंपेन करने के लिए, हर स्थिति में जाती है वो, और उसको लंबे आवर्स रखने होते हैं। Do you think you are creating that space that women can compete with men on an equal footing? No. Simple. दूसरी बात जो मैं देती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि पॉलिसी मेकिंग में क्या यूनिकनेस होती है। तो ये तो टैब्यूलेटेड है कि जो विमेन लेड पंचायत्स हैं वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में बेटर करती हैं, ये सब है, ये सब साइंटिफिक प्रूफ है। पर एज अ पॉलिसी मेकर क्या यूनिकनेस होती है? तो जब रिसर्च चल रही थी बुक की तो मैं रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की नेता हैं उनसे मिली थी। तो उन्होंने मुझे कहा एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि एक बार वो गांव में जाके महिलाओं से, उनको एक बस शुरू करनी थी गांव में, बस सर्विस। तो वो पूछ रही थी लोगों से कि क्या टाइम क्या होना चाहिए कि ये बस सर्विस आपको इस टाइम पे लेके जाएगी, बस वहाँ पे शहर तक पहुँचाएगी और वापस लेके आएगी, क्या टाइम होना चाहिए जाने का? तो महिलाओं ने सबने सोचा, थोड़ा बोला कि शायद 6:30-7 बजे का टाइम दिया या 7 सुबह के समय, कि मेरे बच्चे इस टाइम पे स्कूल जाते हैं, सारे गांव के बच्चे इस टाइम पे स्कूल जाते हैं, तो ये जो बस है ये वहाँ पे चली जाएगी और अगर हमें भी कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, तो वो वाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के साथ निकल जाएं और जब वापसी आए तो वही बस बच्चों को लेके आ सकते हैं। तो 3 बजे का टाइम दिया। अब आप गेस करें कि आदमियों से जब पूछा गया कि कब होना चाहिए टाइम, तो क्या बोला? उन्होंने रात के 10 बजे वापसी में, जब शराब का ठेका बंद हो रहा होता ना, तो मुझे शराब पी के सेफली घर वापस आना है। तो प्रायोरिटी क्या है? महिला ने क्या किया? उसने पूरा ओवरऑल सिनारियो देखा कि मेरे बच्चों को ठीक रहे, मैं अपने घर के काम के लिए मेरे को सहूलियत रहे और बच्चे सेफली घर पहुंच जाएं। तो उसने पूरे परिवार के लिए सोचा। आदमी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि मेरी, और वो भी इट्स प्योर ग्रीड, आई वुड थिंक दैट मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी ये ज़रूरत है कि मैं वहाँ पे शराब के ठेके पे शराब पी के सेफली घर आ जाऊँ। उसने अपने बारे में, एक आदमी के बारे में सोचा। तो ये एक यूनिक एस्पेक्ट होता है विमेन का। तभी मुझे लगता है कि जो औरतें सोचती हैं
मैं अभी एक ब्रिटिश हाई कमीशन के इवेंट पे मॉडरेट कर रही थी पैनल, तो वहाँ पे एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में उत्तराखंड काडर की IAS ऑफिसर थी। हम यही बात कर रहे थे, तो मैंने उनको ये कहा कि जब विमेन ऑफिसर्स के पास आप जाते हैं ना, तो उनका डेस्क क्लियर होता है, आपको बहुत ही उम्दा चाय मिलती है, चाय के साथ आपको बिस्किट और अच्छा नमकीन, ये भी नहीं कि सीले हुए बिस्किट्स मिले, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। और हमेशा अगर उनसे रिक्वेस्ट करो कैन आई यूज़ योर वॉशरूम, वो वॉशरूम चमक रहा होगा। लेकिन ये सब चीज़ आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। हमेशा आप ये देखिएगा कि अगर आप महिला ऑफिसर्स जो होती हैं उनके पास जाएंगे, बिफोर यू लीव, इफ़ यू हैव अ वेरी लॉन्ग जर्नी, वो हमेशा पूछती हैं आपको वॉशरूम यूज़ करना है? क्यों? क्योंकि वो फील्ड में रह चुकी हैं, उनको प्रॉब्लम्स पता हैं। तो ये यूनिक एस्पेक्ट जो होता है वो महिला लीडर्स, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हों चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, वही लेके आ सकती हैं। वैसे ही मैं आपको जैसे जेजूरी की बात बता रही थी, उस लेडी ने मुझसे प्रॉपरली पूछा जेजूरी में, मैंने कहा अब आपको कितनी देर हो जाएगी पहुंचने में, तो आप खाना कब खाया था? ये डिटेल कोई आदमी नहीं पूछेगा आपसे, आपने खाना कब खाया था, आगे आपको खाना कब मिलेगा, आप खाना खा के जाइए। और ये हर तबके की औरतें आपसे पूछेंगी। तो हम ये कह सकते हैं नटशेल में कि अगर महिलाएं वहाँ पर उनके पास ज़्यादा पावर होगी तो वो सिर्फ किसी एक के बारे में नहीं सोचेंगी, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे देश के बारे में सोचेंगे और उसी हिसाब से वो जो भी कानून बनाने में उनका जो भी रोल होगा, योगदान होगा, वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निधि, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और आपकी तरह हम भी होपफुल हैं कि महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा हो और उनका जो हक है जो अभी तक जिससे वो महरूम रही हैं वो उन्हें जल्द मिले। थैंक यू प्रियंका।